हेलो बेटा, आज हमने बात करनी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपसे। तो डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले ये तो मालूम हो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन का डिक्रीज होना। जब आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो जो सॉल्यूशन जो बन रहा होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको आप बोलते हो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी डिप्रेस का मतलब होता है डिक्रीज होना। अगर आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर लोअर हो जा रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है। यानी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं और सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल नेचर रखता है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा भाई, वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। और जब वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज होगा तो जो भी उनका फ्रीजिंग टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसी को बोलेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले आप एक काम करते हैं बेटा, हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो अब देखिए बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, the freezing point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of both solid and liquid form, ठीक है जी, both solid and liquid form are same। ठीक है जी, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर उस लिक्विड की सॉलिड फॉर्म एज वेल एज उसकी लिक्विड फॉर्म दोनों का सेम हो जाए, यानी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा उस लिक्विड का जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो। आप इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं आपके लिए। इसमें क्या है, वेपर प्रेशर है, ये हो गया हमारा बेटा, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है। अब जिस भी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए हम जब टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे आकर के कूलिंग होने पे यहाँ आकर के वो सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं मान लीजिए, और ये हमारी इसकी सॉलिड फॉर्म हो रही है, सॉलिड सॉल्वेंट कह लेंगे इसको हम, सॉलिड सॉल्वेंट। बी पॉइंट पे आप देख रहे हो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इस वेपर प्रेशर को नोट कर लेंगे आप। यहाँ से यहाँ तक ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये वेपर प्रेशर ही क्या कहलाएगा बेटा हमारा, जहाँ पर वेपर प्रेशर देख लीजिए लिक्विड फॉर्म और उसके सॉलिड फॉर्म का, ठीक है जी, एक बराबर ही है, सेम है। तो वो टेम्परेचर आप नोट कर रहे हो, तो उस टेम्परेचर हमारा क्या है बेटा, टी नोट है। तो टी नोट क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, ठीक है, दोनों का क्या हो रहा है, हमारा बराबर हो रहा है। तो वो टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अब आपने क्या किया बेटा, ये जो हमारा जो सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो इससे क्या हो गया, जो बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो जल्दी वेपर बना नहीं पाएगा। तो उसके कंडीशन में जो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा हमारा, और भी लोअर हो जाएगा। किसके कंपैरेटिवली, टी नॉट के कंपैरेटिवली। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से जो वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर जिसकी वजह से कम हो गया है, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर का, जिससे आप बोलेंगे डेल्टा टी एफ।
तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ ही क्या है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख रहे हो वे टी नॉट से टी एस की वैल्यू कम है, और जितना ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस बनेगा, जो वैल्यू बनेगी वही क्या कहलाएगी बेटा, डिप्रेशन की वैल्यू कहलाएगी, यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू कहलाएगी। तो आप देख रहे हो बेटा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, the depression in freezing point of the solution is given by, तो क्या बोलेंगे बेटा हम इसमें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू में टी नॉट माइनस में टी एस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हेयर आपका जो पता ही है आपको वे टी नॉट क्या है, टी नॉट क्या है, आप बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर आपका टी एस क्या है, टी एस क्या है, आप बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, इट इज़ द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, when a non-volatile solute is added to any given solvent। तो बात आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप बना सकते हैं इसको आप। अब आप देखिए बेटा, ये तो बात हो गई डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन जो है हमारा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में जब हमने सोल्यूट डाला है, सॉल्वेंट में जब हमने सोल्यूट को मिलाया हुआ है, तो मतलब हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जितनी ज़्यादा सोल्यूट को हम डालेंगे इस सॉल्वेंट के अंदर, उतना ही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यानी जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी हम कह सकते हैं, उतना ही डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अब आपसे रिलेशनशिप इन बिटवीन व्हाट, डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम। रिलेशनशिप इन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डेल्टा टी एफ एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि क्या हमारा बेटा स्मॉल एम है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, ये हमारा हो गया के एफ इंटू एम। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे जो ये के एफ है बेटा, के एफ को क्या बोलते हैं, हाँ भाई के एफ को क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को के एफ को क्या बोलते हैं। के एफ यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक सेकंड नेम भी होता है, कई बार वो भी पूछ सकते हैं आपसे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसे। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बेटा, हेयर के एफ इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, हेयर के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका सेकंड नेम क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका सेकंड नेम क्या होता है बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी कि भाई रिलेशनशिप क्या होती है डेल्टा टी एफ एंड मोलैलिटी के बीच में। अब अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है कि भाई आप के एफ को कैसे डिफाइन करोगे, इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई आप के एफ को कैसे डिफाइन करके बताओगे आप बेटा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, छोटी सी कंडीशन होती है बस केवल, इफ़ एम यानी कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। अगर हम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को यूनिटी लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हम बोलेंगे के एफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। डेल्टा टी एफ है डेट बिकम्स इक्वल टू के एफ। तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है यहाँ पर।
मोलैलिटी को जब हम यूनिटी लेके चल रहे हैं, यहीं से डेफिनेशन बनाएंगे, रट्टा कुछ नहीं मारना आपने, यहीं से बन जाएगी। देखो आप क्या बोल सकते हो, आप द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू depression in freezing point of solution when molality of the solution is taken as unity, तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन भी बन गई बेटा। KF को आप डिफाइन भी कर सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई बेटा कि भाई आप किस तरीके से आप KF को डिफाइन करते हो। एग्जाम में क्या होता है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पुटअप होता है जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हुआ, या आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हुआ, इस तरीके से आपका एक न्यूमेरिकल पुटअप होता है बेटा। तो यहाँ पर देखिए उसको भी आपको क्लियर करना है मैंने आपको। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हमारी यहाँ पर और अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम, कि जैसे कि आप हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute, determination of molecular mass of solute from depression in freezing point of solution। तो हमारा डेरिवेशन हमने पीछे अभी बताया ना आपको कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए भाई, वी नो डैट, हमें पता ही है बेटा ये वाली बात, तो वी नो डैट कि भाई डेल्टा TF जो होता है डैट इज इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा TF जो होता है डैट इज इक्वल टू KF इंटू एम। हेयर जो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो क्या लिख सकते हो बेटा आप, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए आप। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ M in the above equation 1 we have, आप 1 में डाल रहे हो आप m की वैल्यू को, तो आपका रिजल्ट आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? देखिए बेटा, डेल्टा TF इक्वल टू में KF इंटू में W2 इंटू 1000, ठीक है ना बेटा, अपॉन में M2 इंटू में W1। ये हो गया, ठीक है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको, हम अगर M2 निकालना हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, KF इंटू में W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू में W1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गई बात सभी को। और इसी में कई बार छोटी सी बात और पूछ लेते हैं आपसे कि वाई या हाउ कैन यू से डैट डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप उसका आंसर सिंपली बता सकते हो आप, इट इज़ बिकॉज डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट डिपेंड्स अपॉन
मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये देख रहे हो आप भी डेल्टा TF किस पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जिसे हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो वही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैंने स्टेटमेंट बताई थी, वही वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है एक तरीके से। अगर आपसे बोलते हैं कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, वाई, तो आप उस कंडीशन में बोल सकते हो कि भाई बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिपेंड अपॉन द 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना बेटा, तो आगे नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेकर के बात करेंगे, तो नोट कर लीजिए बेटा।